वीडियो में आरआरबी जेईई की रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस करेंगे कि कब CVT-1 और CVT-2 का एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हो सकता है। देन क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्म सबमिशन एंड होने के पहले आपको बनाना जरूरी है, नहीं तो आपका डीवी में दिक्कत हो सकती है। ओके, देन एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, वो भी जोन वाइज, ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज, ठीक है, डिटेल में। फिर उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे। देखो इस बार आरआरबी में टोटल 4 मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, A3, B1, B2 एंड C1, ठीक। फिर उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, मैंने पोस्ट प्रेफरेंस ब्रांच वाइज काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करके प्रेजेंट किया इधर, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल में मोस्ट एक्यूरेट और 100% ऑथेंटिक डाटा के साथ ही चीज़ें मैं प्रेजेंट करता हूँ। कोई भी मिसलीडिंग कंटेंट नहीं आता इस चैनल पर, ठीक। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है आरआरबी जेईई के लिए, पहला क्या है, फॉर्म फिलिंग, वो 14 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक चलने वाला है। देन CVT-1, तो CVT-1 का एग्जाम डेट हो सकता है 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैंने 2025 और 2024 का डाटा को एनालिसिस करके मैंने ये एक्सपेक्टेड डेट प्रेजेंट किया है, ठीक। अब जो CVT-2 का एग्जाम डेट है वो 15 मई से लेकर 15 जून के बीच हो सकता है, ठीक। ये भी एक्सपेक्टेड है। इसको भी मैंने 2024 और 2025 का डाटा के एनालिसिस करके ही बनाया हुआ है, ठीक। तो इसमें कोई भी ऐसा मैंने गेस करके नहीं मेंशन किया इधर, ठीक। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम फीस की बात करते हैं। देखो एग्जाम फीस 500 लगने वाली फॉर OBC एंड यूआर कैंडिडेट, ठीक। ये 400 रिफंडेबल होती है अगर आप पेपर में अपीयर होते हैं तो, ठीक। देन फॉर SC ST एक सर्विसमैन एंड PWD कैंडिडेट ये 250 लगने वाला है। प्लस अगर आपके पास EBC सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का है, फॉर OBC कैंडिडेट के लिए, तो आपका सिर्फ 250 फीस लगने वाला है, ठीक। अब देखो डेट ऑफ बर्थ डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो एज ग्रुप है 18 से लेकर 33 ईयर तक के लिए वैलिड है। अब जो डेट काउंट होगा वो 1 जनवरी 2027 से काउंट होने वाला है, ठीक है। फॉर ऑल कम्युनिटी ये होगा 1/1/2009 से ज़्यादा अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप नहीं भर पाओगे, ठीक है। अब अगर आप UR और EWS कैंडिडेट, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1994 से बाद की है, ठीक, भर पाएंगे, उसके पहले के तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। ओबीसी एनसीएल की बात करूँ तो 2 जनवरी 1995 तक की अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप भर पाओगे, और उससे पहले के अगर 1990 की या फिर उससे पहले की तो आप नहीं भर पाओगे, ठीक फॉर्म। और फॉर SC ST के लिए ये होगा 2 जनवरी 1989, ठीक है। अब जो एज रिलैक्सेशन है, देखो ST SC के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है, ठीक है। तो यही यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए भी सारी चीज़ मेंशन है, तो ठीक है, आप लोग पढ़ लेना इसको। एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो अगर आपके पास इन सारे कैटेगरी में डिप्लोमा या फिर डिग्री है तो आप मैकेनिकल से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। अगर आप इन कैटेगरी से हैं, आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा, तो आप इलेक्ट्रिकल से एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके पास इन सारे कैटेगरी में जैसे लाइक कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, फिर CS हो गया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक से फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो आपके पास ये होना चाहिए, ठीक। इसमें ये भी BSc इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर 3 ईयर, ठीक है, ड्यूरेशन, तो उसमें उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। देखो अब अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि फॉर्म इंड होने से पहले आपको बनवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले OBC एनसीएल का कास्ट सर्टिफिकेट डिस्कस करें हैं, वो भी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का होना चाहिए, ठीक, सेंट्रल का, जिसमें साफ साफ मेंशन है कि इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 बट नॉट लेटर देन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 13 सितंबर 2026, ठीक है। 13 सितंबर 2026 से पहले आपको लोग बनवा लेना पड़ेगा, ठीक है, एनसीएल का सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला, OBC एनसीएल का। और जो EW सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का होना चाहिए, ठीक है, यहाँ साफ साफ मेंशन किया हुआ है। अब देखो ये जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है OBC एनसीएल का, ये इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, और इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये EW सर्टिफिकेट है, ठीक है, का फॉर्मेट है। अब एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। तो CVT-1 का जो एग्जाम पैटर्न होता है, देखो उसमें मैथमेटिक्स आता है 30 नंबर का, ठीक, 30 क्वेश्चन होते हैं। जनरल एंड रीजनल्स आता है, रीजनिंग का 25 नंबर का 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, ठीक है। और जनरल साइंस भी
30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल टाइम कितना होता है 90 मिनट का, ठीक है, सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम होता है। और जो CVT 2 का पैटर्न होता है तो उसमें जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का होता है, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी 15 मार्क्स की होती है, और कंप्यूटर भी 10 मार्क्स का होता है, और इन्वायरमेंट 10 मार्क्स का, एंड टेक्निकल जो होता है 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल 150 मार्क्स का होता है, और जो टाइम होता है उसमें 2 घंटे मिलते हैं, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोनों में, ठीक। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब जो सिलेबस है CVT 1 का, देखो इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ठीक है, ये सारा सिलेबस मैं आपको इसकी PDF जो है ना मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये CVT 2 का सिलेबस है, ठीक है। ये नॉन टेक का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इन्वायरमेंट एंड टेक्निकल एबिलिटी, देखो, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, ठीक, मैंने यहाँ सब कुछ मेंशन कर दिया है, तो इसको आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये सिविल का है, ठीक, सारा सिलेबस मैंने अच्छे से यहाँ मेंशन कर दिया, एग्जैक्ट 1 to 1 वर्ड मेंशन है, इधर कोई भी वर्ड मिसिंग नहीं है, ठीक ना। और ये इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस है, ठीक, कंप्लीट सिलेबस है। फिर इसके बाद ये मैकेनिकल का सिलेबस है, आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है, सिलेबस एक बार अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हाँ, अब यहाँ से अपन देखेंगे कि जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सिविल के लिए सिविल ब्रांच होती है वो सिविल के लिए तो एलिजिबल होती है, और जो DMS की सीट है उसके लिए भी एलिजिबल होती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, DMS और ट्रैक मशीन, ये चारों के लिए, मतलब जितने भी है सबके लिए एलिजिबल होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, SNT, ट्रैक मशीन एंड DMS सबके लिए एलिजिबल होती है, ठीक है। मैकेनिकल वो इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल और DMS और ट्रैक मशीन, बट ये SNT मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाले कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होती, ठीक, मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे। अब देखो ब्रांच वाइज वैकेंसी की बात करेंगे तो सिविल की वैकेंसी टोटल कितनी 1638, और इलेक्ट्रिकल की 599, मैकेनिकल की 1125, और इलेक्ट्रॉनिक्स के 307, और DMS की कितनी है 327 है, ठीक है। अब देखो टोटल वैकेंसी की बात कर लेता हूँ कंबाइन, तो कंबाइन वैकेंसी जिस पर सिविल ब्रांच एलिजिबल है वो है 1962, और इलेक्ट्रिकल कितनी है 2355, मैकेनिकल के 2048, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी है 2355, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी है 2355, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल की सेम होती है, ठीक है, एलिजिबिलिटी, और मैकेनिकल की थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक का जो सीट है 307 उसके लिए एलिजिबल नहीं होता, और ये है सिविल का, ठीक है। अब ये देखो जोन वाइज एंड ब्रांच वाइज, ठीक है, वैकेंसी चार्ट होने वाला है ये। तो अहमदाबाद के लिए इलेक्ट्रिकल की 29 वैकेंसी है, सिविल की 58 है, मैकेनिकल 23 है, इलेक्ट्रॉनिक की 15 है, DMS के 18 है, ठीक है, टोटल 143 है। तो ये सारा कुछ मैंने मेंशन कर, देखो ये अहमदाबाद, अजमेर, तो जहाँ ज़्यादा वैकेंसी आप उसके हिसाब से फॉर्म भर सकते हो। देखो इस बार ना जो गुवाहाटी है ना सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने वाला है, देखो इसमें 329 वैकेंसी है। फिर उसके बाद वैकेंसी किसमें कोलकाता में 457, इस बार थोड़ा कोलकाता में कम वैकेंसी है। और फिर उसके बाद मुंबई में भी 411 वैकेंसी, ठीक, मुंबई में ठीक ठाक वैकेंसी है। फिर उसके बाद प्रयागराज में 340 वैकेंसी, देखो प्रयागराज में सिविल की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप अगर आप सिविल के बच्चे हो तो प्रयागराज जोन को प्रेफर करना, ठीक है। तो ये आप फॉर्म फिल करने से पहले आप देख लेना एक बार। अब उसके बाद देखो यहाँ लिखा भी हाईएस्ट जोन टोटल देखो कोलकाता में है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करते तो कोलकाता में है हाईएस्ट, फिर सिविल की मुंबई में भी है, ठीक, मैकेनिकल की कोलकाता में, और SNT की गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा, फिर DMS की कोलकाता में, और लार्जेस्ट ब्रांच देखो सिविल की है, ठीक है। अब ये सब कुछ यहाँ मेंशन कर दे, टोटल वैकेंसी इतनी है। अब देखो अब डिटेल जोन वाइज एंड कैटेगरी वाइज, ठीक है, ये जोन है और ये कैटेगरी है। तो क्योंकि आप अगर ये भी देखना जरूरी थी कि अगर आप OBC से हैं, ठीक है, या फिर EW से, तो किस कैटेगरी किस जोन में वैकेंसी ज़्यादा है आपकी कैटेगरी की, तो ठीक है, तो आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और ये याद रखें कि एक सर्विसमैन और PWD का अलग जो वैकेंसी होता है ना इनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो ये यहीं से निकाली जाती है सीट, ठीक है। तो जहाँ इनका कम हो सीट तो आप वहाँ से भी भर सकते हो, ठीक। तो ये मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया, देखो ये UR, ये OBC, EWS, SC, ST एंड ये टोटल है। और फिर ये एक्स सर्विसमैन एंड PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये जोन वाइज मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है अच्छे से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये मतलब ये 100% एक्यूरेट डाटा है, ठीक है। थोड़ा 993, ठीक है। तो इतनी वैकेंसी है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। देखो जो विजन होता है 8-3 मेडिकल स्टैंडर्ड, अगर आपका जो डिस्टेंट विजन है वो 6/9 होना चाहिए। कब विथ और विदाउट ग्लासेस कितना होना चाहिए, जो ग्लासेस का है ना ये -2 जो है ना -2 तक, प्लस माइनस
2 डायोप्टर तक, ठीक है। और जो नियर विजन हो 0.6 ठीक होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस। और इसमें कलर विजन, बायोनोकुलर विजन, नाइट विजन सब कुछ टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है। अगर आप इस कैटेगरी में लाई नहीं करते, अगर आपका पावर -2 डायोप्टर से ज़्यादा है तो आपको A3 की जितनी भी पोस्ट है ना उसको लास्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। फिर B1 के लिए क्या है 6/9 और 6/12 होना चाहिए, ठीक है, विदाउट ग्लास। इसमें जो ग्लास की पावर है वो है ±4 डायोप्टर, ठीक है। तो इसमें 0.6 का नियर विजन होता है और इसमें कलर विजन, बायोनोकुलर विजन, नाइट विजन होता है, ठीक है। तो B1 के लिए। और देखो जो B2 कैटेगरी होता है इस बार मेंशन है, तो उसमें आपका कलर विजन टेस्ट नहीं होता, ठीक है। B2 के लिए आपको कलर विजन जरूरत नहीं होती। और C1 क्या है डिस्टेंस विजन 6/12 और 6/18। इसमें कोई ग्लासेस की मेंशन नहीं किया, तो आप कितनी भी ग्लास हो अगर आपको इतना दिख रहा है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसमें नियर विजन इतना है, ठीक है। और इसमें कोई भी कलर विजन टेस्ट नहीं होता, कोई भी टेस्ट नहीं होता इसमें। देखो ये एक बार मैंने मेंशन कर, देखो ये A3 है, ठीक है। इसमें +-2 डायोप्टर, ये B1 है +-4, B2 को भी +-4 है, बट इसमें कोई भी नो कलर विजन टेस्ट होता है, ठीक है। और C1 का इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता और इसमें कोई भी पावर मेंशन नहीं है, ठीक। तो इसका ये है मेडिकल स्टैंडर्ड। अब देखो मैंने A3 का जो जितने भी कैटेगरी है ना, मैंने देखो कि ये कैट नंबर, ये A3 है, तो A3 के जितने भी कैट नंबर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ये डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड -2 डायोप्टर्स अगर आपकी लेंस की पावर ज़्यादा है, ठीक, तो आपको इसको लास्ट प्रायोरिटी देनी है। फिर B1 है, और -4 से भी आपको ज़्यादा है तो आपको इसको भी लास्ट में रखनी है, ठीक है। फिर ये B2 हो गया, ठीक है। जितने डिपार्टमेंट है ये लेटेस्ट डाटा के हिसाब से मैंने चार्ट 100% एक्यूरेट है। C1 है, ठीक है। तो अगर आपकी पावर बहुत ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट इसको C1 को प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद B2, फिर B1, देन A3, ठीक है। अब पोस्ट प्रेफरेंस की देखो, अब पोस्ट प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल का पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी है। तो जो ये पोस्ट प्रेफरेंस है ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट पसंद है, बट मैंने एक जर्नल वे की तरह इसको प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो सबसे जो बच्चे होते हैं ना मोस्टली डीमएस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फिर उसके बाद जो वर्कशॉप होता है, ठीक है, डिज़ाइन एंड वर्कशॉप होता है, ठीक है। ये भी वर्कशॉप है। ये डिज़ाइन एंड ड्राइंग का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, ठीक। तो मैंने इलेक्ट्रिकल का जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट है उसको मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दी है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक का जो अच्छे डिपार्टमेंट है उसको प्रायोरिटी दी है। फिर उसके बाद मैकेनिकल के जो अच्छे डिपार्टमेंट जैसे डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन ड्राइंग हो गया, वर्कशॉप हो गया, एंड प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, एंड R&D हो गया, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। तो उनको ज़्यादा पहले प्रायोरिटी दी है, ठीक है। जो ये पहला है नहीं, ये R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही है, ठीक है, R&D है। तो और फिर उसके बाद मैंने मैकेनिकल के फिर जो सिलेक्ट डीजर मैकेनिकल हो गया, ठीक है, वो सब मेंशन कर दिया, ठीक। तो आप लोग एक अच्छे से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से मेंशन कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें A3 का मैंने लास्ट में मेंशन किया, क्योंकि जो जितनी भी A3 की पोस्ट है ना उनका जो वर्क है ना वो थोड़ा हार्ड होता है। तो यहाँ देखो मैंने जो की हाईलाइट है ना वहाँ मेंशन कर दिया कि कैसा क्या वर्क होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर अब मैकेनिकल की बात कर ले तो देखो मैकेनिकल का ये पोस्ट नेम है और ये क्या की हाईलाइट, मतलब आपको वर्क प्रोफाइल क्या हो सकती है, ठीक है। और ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की है, ठीक है। तो इसमें मैंने मैकेनिकल के जो भी अच्छे डिपार्टमेंट है उसको पहले प्रायोरिटी दी है। फिर इलेक्ट्रिकल का जो डिपार्टमेंट है उसको प्रायोरिटी दी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक के जो अच्छे डिपार्टमेंट है उसको प्रायोरिटी दी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये मैकेनिकल के जो अच्छे-अच्छे फिर चीज़ें हैं उसको मेंशन किया। फिर इलेक्ट्रिकल का लास्ट में, फिर इलेक्ट्रॉनिक का मैंने और लास्ट में मेंशन कर दिया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये पोस्ट नेम है और ये वर्क प्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक का देखो इसमें डीएमएस मैंने सबसे ऊपर किया। फिर इलेक्ट्रॉनिक के जो अच्छे डिपार्टमेंट है उसको जैसे लाइक R&D हो गया, वर्कशॉप हो गया, डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया, ठीक है, फिर प्रोडक्शन हो गया। तो सब कुछ मैंने अच्छे से मेंशन कर दिया इधर, ठीक है। फिर मैकेनिकल का तो इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल का मैंने मेंशन किया अच्छी जो जॉब प्रोफाइल होती है, ठीक है। मतलब जिसमें C1 क्राइटेरिया है ना वो प्रोफाइल, वो जॉब की प्रोफाइल थोड़ा अच्छी है, ठीक है। फिर ये लास्ट में मैंने मेंशन कर दिया। देखो अभी सिविल की बात कर लेता हूँ। तो सिविल में ये डीएमएस से पहले भी दिया, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने ऊपर रखा है। फिर आई थिंक ये वर्कशॉप है, फिर ये डिज़ाइन एंड ड्राइंग है, फिर ये फिर से डिज़ाइन एंड ड्राइंग से आते हैं, फिर ये वर्कशॉप है। एंड इसमें शायद 2-3 पोस्ट है डिज़ाइन ड्राइंग की, ठीक है। फिर प्रोडक्शन यूनिट है, फिर पी एंड वे है, फिर ये ब्रिजेस का है, ठीक है। अब देखो अगर आपका क्राइटेरिया A3 में है, ठीक, तो आप इसको C1 को ऊपर कर दीजिएगा और इसको नीचे कर दीजिएगा, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट का। वैसे ये वर्क है तो इसको ऊपर होना ही चाहिए, ठीक है, वर्क को ऊपर ही रखिएगा आप लोग, ठीक। अब
इलेक्ट्रिकल का एक बार और मैंने की हाईलाइट मीन्स आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। की हाईलाइट जो वर्क प्रोफाइल होती है, कब कैसा जॉब होता है मोस्टली। देखो ये इसमें लिखा है क्या, देखो ये डीएमएस का इसमें पोस्टिंग हेडक्वार्टर होती है, मोस्टली ऑफिस जॉब होती है, ठीक है। इसलिए इसको ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। फिर ये है आर&डी का, देख पोस्टिंग हेडक्वार्टर डे शिफ्ट होता है, ऑफिस जॉब, ठीक है। सब कुछ हम मैंने मेंशन कर दिया, आप अच्छे से पढ़ लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, कि ये मैंने सिविल की मेंशन किया था एज अ प्रीवियस जो कैट नंबर था ना, उसके हिसाब से मेंशन किया। देखो ये सिविल का ये सब प्रीवियस कैट नंबर के हिसाब से मेंशन है, ठीक है। ये मैकेनिकल का ये प्रीवियस कैट नंबर के हिसाब से मेंशन हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। यहाँ सब कुछ मैंने अच्छे से मेंशन कर दिया था, बट ये प्रीवियस कैट नंबर के हिसाब से मेंशन हुआ है, ठीक है। लेटेस्ट जो कैट नंबर अभी अपडेटेड आया है उसके हिसाब से ये है तो पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।